जब भी मैं घर जाने की तैयारी करता तो एक आदमी आता और कहता, मेरा शर्ट अभी सिलाई कर दो, तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, और मेरे पास बैठकर सिलवाता। हर रोज ऐसा ही होने लगा। फिर एक रोज मुझे शक हुआ कि यह हर रोज इसी वक्त क्यों आता है। एक रोज मैंने उससे कहा कि तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैं जैसे ही घर आया, ये देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी बीबी किसी और के साथ। मेरी एक मशहूर सिलाई की दुकान थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे हालात ठीक नहीं चल रहे थे। लोगों ने कपड़े सिलाई करने कम कर दिए थे। महंगाई इस कदर हो गई थी कि लोगों की कमर टूट गई थी। ऐसे में जब लोगों की जरूरी याद को पूरी करना मुश्किल हो गया था, तो लोगों ने कपड़े सिलवाने भी कम कर दिए थे। मेरी दुकान जिस इलाके में थी, वहाँ सभी मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते थे। मैं रोज परेशान रहने लगा था और इधर उधर जतन करने लगा था कि कोई रास्ता निकल आए, मेरी परेशानी कम हो जाए। मेरी पत्नी नेक और पढ़ी लिखी औरत थी और वह मुझे रोज तसल्ली दिया करती थी कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी तकलीफ और बढ़ती चली गई। मैं और मेरी पत्नी किराए के मकान में रहते थे और मेरे सर पर किराया भी चढ़ गया था। ऐसे ही मायूसी के दिन गुजर रहे थे। मैं दुकान में खाली बैठा रहता, इसीलिए मैंने दुकान जल्दी बंद करना शुरू कर दिया था। मैं शाम को 5 बजे ही दुकान बंद करके वापस आ जाता। खाली दुकान में बैठकर तो बिजली का बिल ही बन रहा था, इसलिए मैंने जल्दी दुकान बंद करना शुरू कर दिया था। मैंने सारी जिंदगी ही दर्जी का काम किया था। ना ही मैं पढ़ा लिखा था और ना ही मेरे पास कोई दूसरा हुनर था। मैं अपनी इन्हीं सोचों में मगन था। एक दिन ऐसा ही अपनी इन्हीं सोचों में मगन दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, तभी एक शख्स मेरे पास आया और अपनी शर्ट मुझे देकर कहा कि इसे तुम जल्दी से सिलाई कर दो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। यह सुनकर मेरी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि सारा दिन दुकान पर बैठकर मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया था और मैं यही सोच रहा था कि घर का राशन कैसे लेकर जाऊंगा। मैंने फौरन ही उस आदमी की शर्ट ली और सिलने बैठ गया। वह आदमी मेरे पास ही बैठा रहा और 1 घंटे में मैंने उसकी शर्ट तैयार कर दी। यूँ तो एक शर्ट की सिलाई 500 रुपये बनती थी, लेकिन वह शख्स मुझे 1000 रुपये देकर गया। मैं बहुत खुश था और मैंने जल्दी से दुकान बंद की और घर का सामान खरीदते हुए घर की ओर चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी घर के कामों में मसरूफ थी। आमतौर पर वह हर रोज उस वक्त काम पूरा कर चुकी होती थी, लेकिन आज उसका सारा काम बाकी पड़ा था। मैंने सारा सामान किचन में रख दिया और अपनी पत्नी आशा से पूछा कि अभी तक तुम्हारे काम खत्म नहीं हुए। आशा कहने लगी कि वह दोपहर के वक्त सो गई थी और शाम के वक्त उसकी आंख खुली, इसीलिए घर का काम बाकी रह गया था। आशा ने मेरे आने से पहले ही खाना बनाकर रखा हुआ था। हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। जब मैंने आशा को उस आदमी के बारे में बताया तो वह भी खुश हो गई और कहने लगी कि मैंने कहा था ना कि थोड़े ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप तो छोटी छोटी बातों पर बस टेंशन जाया करते हैं। मैंने आशा से कहा कि मुझे तुम्हारी और घर की फिक्र होती है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। मेरी बात सुनकर आशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और मेरे लिए खाना लाने चली गई थी। सोच रहा था कि मेरी पत्नी कितनी सब्र करने वाली है। इतने तकलीफों में भी हम दोनों गुजारा कर रहे थे और इतना आसान नहीं था। हर दूसरे दिन मकान मालिक दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता था और अपना किराया मांगने लगता था। कभी कभी राशन के लिए पैसे नहीं होते तो कभी कभी लाइट बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते। आशा मेरी बहुत ही अच्छी और नेक औरत थी, जिसने इतने मुश्किल घड़ी में भी मेरे हौसला अफजाई की थी। वह मुझे हमेशा अच्छे की उम्मीद दिलाती रहती। हमारे शादी को 5 साल गुजर चुके थे। मैंने अपनी पसंद से आशा से शादी की थी। आशा का ताल्लुक एक अच्छे घराने से था। वह मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। जब मैंने उसके घर रिश्ता भेजा तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आशा के घर वाले उसका रिश्ता मेरे साथ पक्का कर देंगे। उस वक्त मेरे खुशी की इंतहा न रही जब अगले ही दिन आशा की मम्मी ने घर फोन करके मेरे और आशा के रिश्ते की हाँ कर दी। मेरी बड़ी बहन ने हमारा रिश्ता किया था। शादी की तैयारी भी वही कर रही थी। मेरी माँ का इंतकाल हो चुका था और मेरे पापा अपने बड़े भाई के घर रहते थे। भाई की शादी के बाद मैं अलग हो गया था, क्योंकि भाई भाभी के साथ रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं औरतों के मामले में सख्त रवैया रखता था और मुझे दूसरी औरतों के सामने आना भी पसंद नहीं था। मैं आशा को भी इस बात पर पाबंद रखता था कि वह किसी गैर मर्द के सामने न जाएं। मैं और आशा शादी विवाह में बहुत कम जाया करते थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसी महफिलों में बहुत बेहयाई होती थी। शादी से पहले आशा बहुत ही आज़ाद ख्याल की थी, लेकिन शादी के बाद मैंने उसे अपने रंग में रंग लिया था। उसकी सोच को मैंने अपने सोच में डाल लिया था।
मैं थका हारा अपने काम के बारे में सोचते सोचते सो गया और अगले दिन मामूल के मुताबिक सुबह उठकर मैं काम पर चला गया और फिर सारा दिन खाली ही बैठा रहा। शाम के वक्त जब मैं दुकान बंद करने ही वाला था तो फिर वही आदमी दोबारा से चला आया और आज फिर उसके पास एक शर्ट थी। वो कहने लगा, भाई इसे अभी सिल दो, मैं इसके डबल पैसे दूंगा। उस आदमी ने पहले ही मेरे हाथ में 1000 का नोट रख दिया था। मुझे कुछ हैरत हुई कि आखिर इस आदमी को इतनी जल्दी में सिलाई क्यों करवानी होती है, लेकिन मैं खामोशी से मशीन पर बैठकर उसके शर्ट की सिलाई करने लगा। 1 घंटे में उसकी शर्ट तैयार हो गई थी और वह खुशी खुशी चला गया था। मैं भी 1000 का नोट पकड़कर बहुत सुकून महसूस कर रहा था कि जिससे कुछ खर्चा तो चल ही जाएगा। मैंने घर पहुंचकर वह 1000 का नोट अपनी पत्नी आशा को पकड़ाया और उससे कहा कि इसे संभाल कर रख लो, घर का राशन तो मैं कल ही लाया था। अब मुझे थोड़े थोड़े पैसे करके जोड़ने थे ताकि मैं मकान मालिक का खर्चा अदा कर सकता। आज भी आशा के काम खत्म नहीं हुए थे और वह कामों में मसरूफ थी। वो कह रही थी कि दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और उससे अब इतनी गर्मी में काम नहीं किया जा सकता। आशा के लेट काम करने से मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मैं आशा को हर तरह का आराम और सुकून देना चाहता था, इसलिए मैंने उसे काम करता देख उसके काम में अपना हाथ बटाना शुरू कर दिया था। मुझे काम करता देख आशा शर्मिंदा होने लगी और कहने लगी, राहिल रहने दो, अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह से घर के काम करें। मैंने प्यार से आशा का हाथ थामा और उससे कहा, यह मेरी मोहब्बत है और पत्नी की मदद करनी चाहिए, इसलिए वह मुझे न रोके। मैंने और आशा ने मिलकर जल्दी सारे काम काज खत्म कर लिए और हमेशा की तरह साथ बैठकर खाना खाया। मैं हमेशा आशा को अपने हाथ से खाना खिलाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। मेरी बहन तो मुझे बीबी का गुलाम कहा करती थी, लेकिन मुझे आशा की मदद करके बहुत खुशी महसूस होती थी। अगले दिन मैं फिर दुकान पर सारा दिन खाली बैठा था। अब जब फिर से दुकान बंद करने का वक्त आया तो फिर से वही शख्स चला आया। अब की बार तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सारा दिन नहीं आता और शाम के ही वक्त आता है और इतने ज़्यादा पैसे क्यों देता है। मैं तो सारा दिन खाली ही बैठा रहता था। अगर वह दिन में अगर 60 दे देता तो मैं उसका काम जल्दी कर देता और उसको मुझे पैसे दुगने न देने पड़ते। कुछ दिन मैं सोचता रहा कि आखिर मेरे घर जाने के वक्त ही क्यों आता है। फिर अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने उससे कहा कि भाई आप बैठो, मैं अभी सामने वाली दुकान से होकर आता हूँ। उसे दुकान पर छोड़कर मैं जल्दी से दुकान से बाहर निकला। मेरा घर पिछली गली में था। मैं तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। सारे रास्ते अजीबोगरीब ख्याल मुझे सताते रहे। मुझे आज इस बात का ख्याल आ रहा था कि आशा के घर वाले मुझ जैसे कम पढ़े लिखे शख्स के साथ अपनी इतनी पढ़ी लिखी बेटी और इतनी खूबसूरत बेटी को क्यों दे दिया। कहीं आशा के किरदार में कोई चोर तो नहीं की जिसकी वजह से उसके माँ बाप ने मेरे साथ ब्याह कर दिया और मैं आज तक इस खबर से बेखबर हूँ। जैसे ही मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। आशा की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह परेशानी के आलम में पूछने लगी कि राहिल आप घर इतनी जल्दी कैसे आ गए। मैंने गुस्से से आशा से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे घर में बहुत सारी जवान लड़कियां मौजूद थी जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गया था। आशा मेरी गैर मौजूदगी में न जाने क्या कर रही थी। मेरा शक यकीन में बदल गया था। आशा मुझसे कुछ छुपा रही थी और मेरे पीछे कुछ ऐसा कर रही थी जिसे वह छुपाने के लिए उसी आदमी का सहारा ले रही थी। मैं आशा से इस कदर मोहब्बत करता था कि कभी उस पर शक नहीं किया, लेकिन आज न जाने क्यों मेरा यकीन डगमगा गया। आशा ने कहा कि पहले तुम बैठ जाओ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। आशा ने उन लड़कियों को जाने को कहा और वह जल्दी से ठंडे पानी का गिलास लेकर आई और मेरे बराबर में आकर बैठ गई। मैं अंदर ही अंदर गुस्से में जल रहा था। मैं पहले आशा की बातें सुनना चाहता था, इसलिए खामोशी से बैठ गया था। आशा मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, राहिल घर के हालात खराब हो रहे थे और हम पर मकान मालिक का बहुत कर्जा हो चुका है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती थी। मैंने इस बारे में कई दफ़ा आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आपको मेरा काम करना पसंद नहीं था, इसीलिए मेरी बात कभी सुनना पसंद नहीं की। आप हमेशा ही कहते रहे कि ये सब आपकी जिम्मेदारी है, आप खुद इसको पूरा करेंगे। आपकी बात अपनी जगह ठीक थी, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं और अगर मैं मुश्किल वक्त में आपकी मदद करना चाहती थी तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन आपने मेरे काम को तवज्जो नहीं दिया। आप चाहते थे कि मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारूं, मुझे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा कि आपको तकलीफ में देख मैं कैसे सुकून में रह सकती हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हूँ और मेरे पास कई ऐसे हुनर मौजूद हैं जिसके जरिए मैं आपकी मदद कर सकती थी और इसके लिए
मुझे घर से बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि आप कभी भी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए मैंने आपसे यह बात छुपाई कि मैं कुछ लड़कियों को डिजाइनिंग ग्राफिक सिखाने का काम कर रही हूँ। दरअसल जब मैं पिछली दफ़ा अपने मम्मी से मिलने मायके गई थी तो वहाँ पर एक खास और पुरानी टीचर मिल गई जो मेरे भाभी की कोई दूर की रिश्तेदार थी और भाभी से मुलाकात के लिए हमारे घर आई थी। हाल चाल के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आजकल घरदारी कर रही हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी टीचर नाराज़गी का इजहार करने लगी कि जब तुम्हारे अंदर इतना हुनर है तो तुम क्यों अपने आप को जंग लगा रही हो। अगर तुम अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहती तो अपने घर में ही रहकर अपने हुनर का इस्तेमाल करो और अपने पति के लिए भी आसानी पैदा करो। आजकल के दौर में अकेले मर्द के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल होता है और अगर पत्नी अपने पति का साथ देना चाहे तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने दिल में सोचा कि आप भी तो हमेशा घर के कामों में मेरी मदद करते हैं, मैं भी आपकी मदद करूंगी, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। मेरी टीचर कहने लगी कि वह जिस स्कूल में पढ़ाती है वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही होशियार और नेक हैं और उनमें से कुछ लड़कियाँ डिजाइनिंग ग्राफिक सीखने की शौकीन हैं, वह पैसे वाली हैं और तुम्हें अच्छी फीस भी देने के लिए तैयार हो जाएंगी। अगर तुम कहो तो मैं उन्हें तुम्हारा पता दे दूंगी। मैं जानती थी कि आपसे पूछ कर तो मुझे इनकार ही सुनने को मिलेगा। मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि अगर तुम अच्छा काम करने के लिए अपने पति से सच को छुपा लोगी तो कोई बुरी बात नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर अपना पता टीचर को दे दिया और जब लड़कियों ने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में ही उनको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा सकती हूँ। लेकिन उन लड़कियों को स्कूल से घर आने तक 7 बज जाते थे, इसीलिए एक लड़की ने यह हल निकाला कि वो अपने ड्राइवर के जरिए आपको 1 घंटे और मसरूफ़ कर देगी और मुझसे 1 घंटे की क्लास ले लिया करेगी। वो लड़की इतनी अमीर है, आपके लिए रोज़ाना 1000 रुपये देना भी मुश्किल नहीं। उन लड़कियों को मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है और इसलिए अपने खुशी से मुझे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे सच छुपाकर गलती की है और मेरे लिए आपसे सच छुपाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने बहुत सोच समझकर यह कदम उठाया कि जब मेरे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं आपको सब सच सच बता दूंगी और फिर हम दोनों मिलकर मकान मालिक का कर्जा आसानी से उतार देंगे। मैंने शादी से पहले बहुत ही मेहनत करके ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स किया था और अगर इस मुश्किल वक्त में यह कोर्स मेरे काम ना आया, मेरे सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। आशा ने मुझे सब कुछ सच बताकर खामोश हो गई थी। वो नजरें झुकाए बैठी थी जैसे अपने सजा की मुंतजिर हो। मैं खामोशी से आशा को देख रहा था जिसकी आंखों में नमी थी। मैंने आगे बढ़कर आशा को गले लगा लिया था और वह गले लगते ही रोने लग गई थी। मुझे आज इस बात पर फख्र हो रहा था कि मैंने अपने लिए एक बेहतरीन जीवन साथी का चुनाव किया था। आशा जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा उसका किरदार खूबसूरत था। आशा ने मुझसे सच जरूर छुपाया था, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी। वह सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देना चाहती थी, इसलिए मुझे उससे कोई गिला नहीं था। मैंने उसका काम देखा, बहुत ही अच्छे से ग्राफिक डिजाइन किया हुआ था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आशा इतनी अच्छी ग्राफिक डिजाइनर भी है। मैंने आशा से पूछा कि तुम इतनी हसीन और इतनी काबिल हो तो फिर तुम्हारे माँ बाप ने मेरे साथ क्यों विदा कर दिया? मैं तो एक कम पढ़ा लिखा और आम सा इंसान हूँ। मेरी बात सुनकर आशा के चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई और वह कहने लगी कि उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके माँ बाप चाहते थे कि उनका दामाद नेक और शरीफ इंसान हो। और जब आपकी बहन ने बताया कि आप अपने भाई और भाभी से इसलिए अलग रहते हैं ताकि आपके भाभी को आपकी वजह से किसी भी तरह का मसला पेश ना आए, तो पापा ने कहा कि जो शख्स अपने भाभी का इतना ख्याल रख रहा है कि अकेले रहकर अपना सारा काम कर रहा है, तो वह अपने पत्नी का इतना ही ख्याल करेगा। और जब पापा ने आपके बारे में मालूम किया तो सबने यही बताया कि आप बहुत नेक और शरीफ हैं। आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। मेरे पापा को लगा कि आपसे बेहतर लड़का उन्हें कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से पढ़े लिखे लोग अपने आदाब से गाफिल होते हैं। पढ़ाई इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन कोई इसका मतलब यह ना निकाले कि अगर किसी इंसान ने पढ़ाई नहीं की है तो हम उसे बुरा मान लें। बहुत से अनपढ़ इंसान बहुत से पढ़े लिखे इंसान से बेहतर हैं। और शादी के बाद मुझे खुद भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मेरे पापा की सोच बिल्कुल ठीक थी। आप जैसा अच्छा और साथ देने वाला शख्स मुझे कभी नहीं मिल सकता था। मुश्किल से मुश्किल हालात में आपने मेरा ख्याल रखा और मेरा साथ दिया
और मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं भी अब आपका साथ देकर इस बात पर खुशी हासिल करना चाहती हूँ। अब मुझे मना तो नहीं करेंगे ना? आशा ने बहुत ही मान से सर उठाकर मेरे आंखों में आंखें डालकर पूछा तो मैंने उसे यकीन दिला दिया कि मैं कभी भी उसका मान नहीं तोड़ूंगा। अगले दिन मैंने दुकान पर जाते हुए आशा से कहा कि अब किसी को भी शर्ट सिलवाने के लिए भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं 9 बजे दुकान बंद करके आऊँगा। जब तक तुम अपने बच्चों को देख लेना। मेरी बात सुनकर आशा हंस दी। मियाँ बीबी गाड़ी के 2 पहिए की तरह होते हैं और गाड़ी चलने के लिए दोनों पहियों की ज़रूरत होती है। और मुझे आज इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि कुछ ही दिन बाद आशा के पास और भी लड़कियां आना शुरू कर दी थी और मेरी दुकान भी चल पड़ी थी। अब तकलीफ़ों के दिन ख़त्म हो गए थे और आशा ने मेरा साथ देकर यह साबित कर दिया था कि वह एक बेहतरीन पत्नी है। अच्छा या बुरा वक्त हमेशा साथ नहीं रहता, लेकिन साथ देने वाला इंसान हमेशा साथ हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।